न भन्दै भन्दै पिलायो साथीले माचो भनी भरोसा दिलायो साथीले किसका गीत है आपको पता है? पता तो नहीं है लेकिन सॉन्ग बहुत अच्छा है। कहाँ सुना था आपने पहली बार? इंडिया में सुना था। इंडिया में हाँ सुना 2-3 साल मतलब जब ये सॉन्ग आया था तभी सुना था। उस समय इंडिया में भी टिकटॉक था तो उसमें बहुत ये सॉन्ग चलता था। अच्छा ओके, लगता। उससे बाद कोई और नेपाली सॉन्ग आपको पता है? उसके पहले एक सुना था मैं, वहाँ शूट करने जाना चाहता था मुस्तांग में, भंचू आजा वो सुना था। हाँ वो आप गा सकते हो? एक लाइन ही। हाँ भंचू आजा मनका कुरा सुन्छौ भने तिमी छौ भने तिमी। राइट मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ सॉरी। लेकिन वो सॉन्ग भी मैंने ना वो उसका लोकेशन देखा था, वाव लोकेशन था उसका। वहाँ मैं शूट करने गया था अपनी भोजपुरी फिल्म को लेके, तो वो सॉन्ग मैंने तब देखा था, बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा आपको ओवरऑल नेपाल? आप अरे ऑसम। अब तो इतने तारीफ करता हूँ ना मैं, लोगों को लगता है जानबूझ के कर रहा है फिल्म प्रमोशन के लिए, इसलिए मैं अब नहीं, बहुत अच्छा है नेपाल, सब लोग बहुत लविंग है। और यहाँ का प्लेस तो ऐसा है कि मतलब हर प्लेस ही दिल में उतर गया है मुझे। मैं जब भी वहाँ पे ज़्यादा टेंशन में होता हूँ ना, मुंबई की लाइफ क्या है ना, बहुत रश और भाग दौड़ इतना है, टफ है सब चीज़ों में, तो रिलैक्स के लिए तो नेपाल बेस्ट है। मैं तो सबको बोलूँगा दुनिया में एक बार कहीं जाओ या मत जाओ, नेपाल ज़रूर जाओ। कितने बार हो गए आप नेपाल आए थे? गिनती नहीं है। हाँ मतलब हंड्रेड्स ऑफ टाइम में हो गया मेरा। हाँ सच में। पहले कब आए थे आप? मैं सबसे पहले आया था आई थिंक 2013 में। हाँ 2013 में आया था। उस समय मैंने पहला म्यूजिक वीडियो किया था, उसी म्यूजिक वीडियो के लिए आया था। तो वो भी हिंदी सॉन्ग था, हमारा इंडिया के फेमस सिंगर है जावेद अली, उनका सॉन्ग था। उसमें यहाँ की हमारी को एक्ट्रेस थी सारिका घिमिरे, वो भी आई थिंक अब सिंगर है। हाँ वो मेरी को एक्ट्रेस थी उसमें, बहुत अच्छा सॉन्ग वो भी हुआ था। तो 2013 में आया था, तब से मैं कंटिन्यू बैक टू बैक आ रहा हूँ। सो आप इतने हैंडसम हो, क्या खा के आपको माँ ने जन्म दिया है? हाँ वो तो मेरी माँ बताएगी मैं पूछ के बताऊंगा नेक्स्ट टाइम। लेकिन नहीं ऐसा नहीं है, क्या होता है ना, हैंडसम तो हर इंसान होता है, लेकिन जब ऐसा प्यार ऐसा माहौल मिलता है ना, तो अपने आप ही अंदर से हैप्पीनेस ना इंसान को अपने आप खूबसूरत बना देता है, अच्छा बना देता है। चेहरे की शाइनिंग उसकी अपने आप बढ़ जाती है। कई बार यही चेहरा टेंशन स्ट्रेस में ख़त्म ही हो जाता है, आदमी बोलता है क्या हो गया, तो वो क्या होता है, ये आप लोगों का प्यार है, हैप्पीनेस है, तो और मुझे अंदर से खुशी होती है। ओके, आप बता सकते हो कितने लड़की ने आपको प्रपोजल? नहीं वो तो ये अभी वो फिल्म का देववानी का बताऊं या लड़कियों का बताऊं? कमेंट देखते हो आप? हाँ कमेंट देखता हूँ कभी कभी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वही तो एक मोटिवेट करता है। देखिए लाइफ में क्या है, जब हम न्यू कमर्स होते हैं और हम लोग जब अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं, किसी फील्ड में अपना करियर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो उस जगह पे जब ऐसे पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं तो वो देख के मोटिवेशन मिलता है, वो किसी का भी हो, लेकिन वो आगे बढ़ने में ना बहुत हेल्प करता है आपको। कई चीज़ें होती है जो आदमी नेगेटिव कमेंट से भी डिमोरलाइज हो जाता है, क्योंकि क्या उतना माइंड सेट नहीं होता है ना वैसा। तो वो कमेंट्स तो मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रेरित करते हैं, तो उसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पर्टिकुलर किसी एक को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के प्यार स्नेह सम्मान के लिए दिल से धन्यवाद। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इस चीज़ का किस चीज़ से बयां करूँ मैं आप लोगों के साथ। भनिदिनुहोस् कि इन्डियन हिरोलाई कति गाह्रो हुँदो रहेछ फिल्ममा खेलाउनलाई? कतिको नक्करै छ क्या उहाँको? नखरा तो बहुत है। मेरा डायरेक्टर तो आज तक गुस्सा रहता है। उयो गर्नै सकिँदैन क्या? मैले भनिदिउँ खोल्दिउँ तिमी पोलाइकति मलाई गाह्रो छ उसलाई। के गाह्रो छ? मैं खोलूं फिर तो लाइक दैट भनेको बोलो। तिम्रो यहाँको डिमान्ड हुन्छ नि त्यो डिमान्ड तो केही छैन, लेकिन क्या होता है कई बार। हाँ बता दो। इन्डियामा त्यो त्यस्तै हुँदैन रहेछ क्या सुटमा, जस्तै अब के अरे सक्स पनि बिहान लगाएको बेलुका भोलिपल्ट त नलाउँदै नधुने टाइपको, फ्याँकिदिने टाइपको, त्यस्तो त्यो उता त्यस्तो हुँदो रहेछ। तर हामी नेपालले अलिकति हाम्रो चाहिँ इन्डस्ट्री त्यस्तो छैन नि त, हामी त धुइधाइ गरेर यताउता हुन्छ एकपल्ट युज। एक चीज ना, ये सॉक्स पर हटा के एक चीज तुम भी ये बोलो कि तुमने राजस्थान में शूट किया था, तुम्हें कैसा ट्रीटमेंट मिला था, दिल से बताना। राजस्थान ये तो अच्छा था, मैंने बोला इनके साथ इनका एक कपड़े उठाने से लेके इनको एक एक चीज को केयर करने के लिए 3 लड़कियां अलग से थी इनकी पर्सनल उसमें, और इतना इनके लिए तो मतलब मैं नहीं बोलूंगा ना इंडिया में लाके मैंने क्या किया था। अब उसका मैं कुछ चीजें बोलता हूँ। अब का वो खुलाया उधर का ऐसा था, इससे तो मैंने ऐसा डिमांड कुछ नहीं किया। वो मेरे बाबू दाई ज्यादा गुस्सा रहते हैं, मेरे सामने ज्यादा हीरो मत दिखाया करो ये वो ऐसे ना बोल। मैंने दाई आप रहने दो ठीक है, मैं कुछ चीजें होती है तो मैं फिर दाई को कुछ नहीं बोलता हूँ, फिर मैं खुद
से सब मेहनत करता हूँ, लेकिन नहीं, इन्होंने मुझे हर जगह सपोर्ट किया और हर चीज़ों में। इवन हमारे प्रोड्यूसर सर ने भी, हमारी प्रोड्यूसर मैम ने भी, उन लोगों ने भी मुझे कहीं भी किसी चीज़ का कोई कमी नहीं होने दी। और वो तो नोक झोंक है, प्यार से चलता रहता झगड़ा है। कितना होता था आप लोगों का झगड़ा सीन तो- में और ऑफ स्क्रीन या ऑन? ऑफ स्क्रीन तो ढेरे झगड़ा भयो यार हैं। सीन किस में किस बात पे? ये क्या बोलती है ना, गुस्सा, क्योंकि क्या है, मेरा भी दिमाग हैम्पर ही रहता है कई बार और सब बातों को लेके, और ये हैम्पर होती है ना, फिर वो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाता, फिर फट जाता हूँ मैं। तो इसलिए हम दोनों का यही है कि सेम वो मिलता है, ये भी गुस्सा होती है ज़्यादा, मैं भी होता हूँ ज़्यादा, तो हम दोनों एक जगह तो नहीं रह सकते कभी भी। आप लोग भी नहीं एक दूसरे से बात बंद किए कि नहीं? हुआ है कई बार, 2 महीने 1 महीने कभी कभी। बाप रे, हाँ। लास्ट टाइम लास्ट टाइम क्या, बहुत बार हुआ है कि हमारा ऐसा होता है ना, जैसे ये कोई मैसेज कॉल, जैसे इंडिया जाता हूँ तो ये काम से करती है, फिर मैं भी काम से जवाब देता हूँ, फिर मैं भी नहीं करता हूँ कभी भी, तो हमारी बातचीत ऐसे नहीं होती है। लेकिन वैसे नहीं है, दिल में हम लोगों के लिए एक फ्रेंड, एज अ फ्रेंड हमेशा एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट है, और वो हमेशा रहेगा जब तक मैं लाइफ में जीऊँगा, इनके लिए हमेशा वो दिल में रेस्पेक्ट रहेगा। आप लोग पहली बार कब मिले थे? हाँ, इसी फिल्म के लिए मिले थे। हाँ। इस फिल्म के लिए फर्स्ट टाइम त्योभन्दा पहिला कुरा भएको थियो है। हाँ। बात हुआ था एक बार, मैंने बोला पता नहीं था ना, वैसे ही हाँ, बात हुआ था, राइट मुझे राइट। याद आया ये ये चीज़। इस फिल्म को लेके मुझे बाबूदाई ने एक बार मुझसे डिस्कस किया था ना, तो इनका इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज आता, तो मुझे पता नहीं था कि शी इज़ एक्ट्रेस एंड ऑल, तो इन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपा के भी बात की थी कि नहीं वो नहीं है। तो फिर मुझे लगा कि हाँ ठीक है, कोई होगा, बहुत बात करते हैं लोग, तो कोई होगा उसमें नेपाल से। प्रोफाइल चेक किया था तो आपके प्रोफाइल टाइप में, तो ऐसा ही नहीं। हाँ, इन्होंने मेरे बारे में ना रिसर्च उधर किया होगा, इंडिया में कौन है, क्या है, किसको ये एक्टर ले रहे हैं, तो ये इन्होंने किया था शायद, तो उस समय बात हमारी हुई थी 1-2 बार आई थिंक। उसके बाद फिर बात स्टॉप। फिर यहाँ जब बाबूदाई ने हमें इंट्रोड्यूस कराया, वो मीना मैडम के सामने बैठे हुए थे, तो ये आई और उन्होंने बोला शी इज़ योर एक्ट्रेस इन दिस फिल्म देववाणी। तो वहाँ से हम लोगों की फिर भी सेट पे भी हम लोगों की बात नहीं हुई थी। जब यहाँ जा रहे थे फ्लाइट में तो डिस्कस हुआ था 1-2 बार। एक इंसिडेंट बताइए फिल्म शूटिंग के दौरान जो एकदम अविस्मरणीय है, नोकझोंक वाला। नोकझोंक वाला तो बहुत इंसिडेंट है, झगड़ा ही है हम लोगों का तो, और दूसरा क्या है, हाँ वहाँ का वो भी खुलाइए ना, दर्शक को मनोरंजन देना है। वो क्या है ना, जैसे बाबूदाई के साथ मैं शूट कर रहा होता था ना, वहाँ पे कहीं बाहर रहता था, धूप इतना डेंजर और पूरा चेहरा काला, पहले भी देखिएगा ना सीन में आपको समझ में आएगा, फिल्म देखने जाएंगे ना, जैसे मेरे माँ बाप का जैसे वो उसमें मार देता है विलन, तो वो डेथ में चिता जल रही है, उसी बीच में बाबूदाई ना इधर से भी आग जल रहा है, इधर से भी, और यहाँ ऐसा बसनूस, हाँ ऐसे वो न कर लूँ, मतलब मेरे को डांट के ना वहीं बिठा दिया, वो आग ऐसे आता था पूरा लेपट में ऐसे हो जाता था। त्यो त होइन, त्यो हुन्छ नि बालुवामा चाहिँ खाली हाँ। खुट्टे होइन, बिना चप्पल कुदेको हाँ, देखाएको वो छ। फिर वो रेत था ना, पानी वो मतलब वो धूप में, तो उसके अंदर ना वो पैर में कुछ नहीं पहनना, वैसे बिना चप्पल का वो रनिंग करना, और 45-47 डिग्री टेम्परेचर होता था। वो तो इतना टफ, मतलब वो टफ मेमोरी है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी बहुत प्यारी भी मेमोरी है। वहाँ पे हमने वहाँ का सेकुआ और चटपटे बहुत मिस किया, और मैंगो, उस समय मैंगो का सीजन था, खूब हम खाते थे, और शाम को जब हम बैठते थे सबके साथ, तो ऐसा माहौल ऐसा क्रिएट होता था कि वो सब हमारे लिए मेमोरेबल मोमेंट रहा है। साथ में पूरी टीम बैठती थी तो एंजॉय करते थे हम लोग साथ में, और उससे भी ज़्यादा मेमोरेबल रहा कि वहाँ हम लोग जहाँ शूट कर रहे थे, वहाँ पे एक सिस्टर थी और उनके घर में हम लोगों ने शूट किया, उन्होंने भी बहुत केयर किया है ना। भुंगी भी खाई थी, हाँ, खाएको थिएँ क्या मैले खिलाने फर्स्ट के लिए टाइम, बहुत मिठो भएको थियो। मतलब सबसे अच्छी कौन सी डिश लगती है नेपाली? मेरे को मेरे को तो सेकुआ लगता है। एक बार मैंने मिर्तापुर में खाया था। किसका सेकुआ? मिर्तापुरको सेकुआ, चिकन चिकन का वहाँ पे मैंने खाया था। वो चटपटे मुझे यहाँ का मतलब नेपाल के अंदर जब भी मैं कदम रख दूँ, वो चटपटे में कहीं से भी ढूंढ के, मेरे साथ स्टाफ मेरा रहता था, कहीं से भी ढूंढ के लाता था वो चटपटे। वो मुझे, हाँ मोमो तो ज़्यादा पसंद नहीं है मुझे, चटपटे बहुत पसंद है। तो यहाँ यही मुझे अच्छा लगता है, यहाँ इसके अलावा मुझे कहीं नहीं। नेपाल यहाँ तो ना लड़की ही खाती है ना चटपटे। लड़की लड़का क्या अच्छा लगना चाहिए किसी लड़की को? कोई चटपटे बोलता है तो लड़की ना ऐसा आता है ना। ऐसा थोड़ी है। इस इंटरव्यू में आप लोग बहुत नौजक कर रहे हैं। नहीं नोक-झोंक नहीं, अब तो क्या बात कर रहे हैं। इतना इंटरव्यू दे दिया ना, तो अब ऐसा लगता है कि अब और मतलब फ्रैंक हो जाते हैं ना। स्टार्टिंग में कभी कभी ऐसा रहता है, लेकिन अब बात करते करते बहुत अच्छा, और आप लोग भी इतने अच्छे से आप लोग भी बात करते हैं, माहौल इतना अच्छा बन जाता है, तो अंदर से निकलता है नेचुरल। आपको नेपाली एक्ट्रेस और कौन पसंद है? आप किसको जानते हैं? मैंने बताया, मतलब लॉट ऑफ 10 टाइम्स बता चुका हूँ। प्रियंका कार्की को मैंने देखा था, मुझे अच्छा लगता था उनके साथ एक बार की काम करना, वो मुझे अच्छी लगती थी। लिली विली फिल्म देखी थी मैंने उनकी, और प्रदीप जी मुझे अच्छे लगते थे। जब इंडिया में मैं था तब भी मैंने उनकी फिल्म देखी थी, तो कभी भविष्य में रहा तो स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा डेफिनेटली। राम्रो भयो यहाँ। राम्रो भयो ना?
नेपालीमा नि बोला आउँछु मैं लास्ट में वो रिक्वेस्ट करूँगा ना नेपाली में नेपालीमा आउँछ भने त नेपालीमै बोल्नु नेपालीमा के भनौँ मतलब नेपाली आउनु रहेछ नेपाली बोल्नु ल म ट्राई गर्छु कि तपाईँ म नेपालीमै क्वेसन गर्छु ल हाँ। तपाईँ रियल लाइफमा नै यस्तो यो चब्बी हुन्छ नि चकचक चुलबुल हुनुहुन्छ कि यो क्यामेरा अन भएपछि मात्र यस्तो चकचक नहीं मैं तो रियल लाइफ में ढेरे एक्साइटमेंट वाला पर्सन हूँ मैं बहुत मतलब क्या होता है मैं ज़्यादा बोलता भी था पहले अब कैमरा में देख के थोड़ा सोच के बोलना पड़ता है कि यार कहीं कुछ निकल ना जाए फिर वो अलग ना हो जाए तो अब क्या है जब आप किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो वातो लागी थोड़ा सा सोच समझ के बोल्नु पर्छ तो उसके लिए तपाईँले धेरै ठाउँमा काम गरिसक्नु भएको छ होइन अनि नेपालमा पनि काम गरिरहँदाखेरि त्यहाँको र यहाँमा केही डिफ्रेन्ट भेटाउनु भयो डिफरेंस तो केही छैन वो कैमरा तो एक ही होता है और लोग हाँ और सब मतलब टेक्नीशियन का डिफरेंस होता है मेकिंग का डिफरेंस होता है इंडस्ट्री में क्या होता है सबसे बड़ी मेकिंग का डिफरेंस है और यहाँ के शूटिंग को लेके जो चीज़ें मतलब बहुत सारी चीज़ें अलग अलग है तो वो मुझे बहुत इंस्पायर करती है और यहाँ के हार्ड वर्किंग यहाँ का मतलब सबके साथ टीम वर्क वो एक कॉम्बिनेशन वो बहुत अच्छा लगता है मुझे और सबका सपोर्ट कभी ऐसा मुझे कभी फील नहीं कराया कि मैं बाहर से हूँ तो मेरे को अलग अलग फील नहीं कराया कभी किसी ने मेरे पूरे टीम मेंबर ने हर जगह मुझे सपोर्ट किया और हर जगह तभी तो ये फिल्म में अच्छे से मैं काम कर पाया आप बचपन से एक्टर बनना चाहते थे कि क्या नहीं मेरा बचपन से कोई ऐसा डिमांड कुछ ऐसा लाइफ में नहीं सोचा था कि एक्टर ही बनना है मैं बचपन में मेरे पिताजी मतलब पढ़ा लिखा के कोई पढ़ा लिखा आदमी फिर बाद में उनका ड्रीम हो गया IAS ऑफिसर बनाना है मतलब कोई ऑफिसर रैंक का ग्रेड मुझे मेरे साथ देखना चाहते थे पिताजी मेरे पढ़ाई में बहुत स्ट्रिक्ट थे मैं पैदा हुआ बिहार में लेकिन इसीलिए बचपन से मुझे राजस्थान कोटा में ले जाके पढ़ाया वो कोटा मतलब पूरे हाँ इंडिया का नंबर 1 मतलब एजुकेशन के लिए प्लेस है जो डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए लोग जाते हैं तो हमारा घर भी अब कोटा में ही है वहाँ मुझे पढ़ाने लगे पिताजी और वहीं सेटल कर दिया परमानेंट यहीं पढ़ो लिखो IAS बनो कलेक्टर बनो वो सब उनके मन में था लेकिन अपने दिमाग में फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ नहीं आता था वो सब इधर उधर हवा में उड़ता था मैं कई बार मैंने ट्राई भी किया कि उनको कुछ कुछ बोल के डाइवर्ट कर दूं मैं झूठ भी बोलता था कि इसमें फीस बहुत ज़्यादा है ये है तो कहीं पिताजी मना करेंगे रहने दो वो तो बोलते थे कितना भी लगे तो पढ़ाई कर मेरे को तो ये चाहिए ही चाहिए मैंने बोला एवरी भारतीय पेरेंट्स का ये सोच होता है कि उनका बेटा IPS ऑफिसर बने बने नहीं हमारे यूपी बिहार में बहुत ज़्यादा होता है जैसे आज भी रेशियो निकालेंगे तो 80% IAS IPS हमारे ये बिहार और उत्तर प्रदेश से है यूपी से है तो वो भारतीय पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ड्रीम होता है और उससे ज़्यादा फिर बाद में होता है डॉक्टर इंजीनियर तो मेरे पिताजी का ऐसा नहीं था मैं ठीक ठाक दिखता था तो उन्होंने लगा कि तू कोई ऑफिसर रैंक का आदमी बन और उसमें उन्होंने मुझे एफर्ट्स लगा के दिल्ली कंपटीशन के लिए भेजा जब वहाँ गया पढ़ाई वढ़ाई कर रहा था तो उसी दौरान मेरे को यहाँ मुंबई से अपॉर्चुनिटी मिली एक दो आपने पढ़ाई पूरी नहीं की नहीं किया मैंने ग्रेजुएशन बाद में फाइनल ईयर का एग्ज़ाम छोड़ के गया था तो कुछ दोस्तों ने समझाया मुझे कि ये तो एग्ज़ाम तो दे दे लाइफ में ग्रेजुएशन का टैग रहेगा नहीं तो 12th पास लोग बोलेंगे तुझे तो इसलिए उसके बाद मैंने एग्ज़ाम आके बाद में दिया और फाइनली उसको कंप्लीट किया मैंने अब कैसे लुकी छिपी गए वो एक्टिंग करने के लिए नहीं पहला प्रोजेक्ट क्या था लुकी छिपी नहीं गया मेरा पहला प्रोजेक्ट एक सहारा वन सीरियल आता था उस पर नियति सीरियल आता था उसमें छोटा सा वो विलन के साथ खड़ा रहता है ना वो मैं उसमें गया था पहले कास्टिंग मेरी दूसरे सीरियल में हुई थी लेकिन मैं होता है ना सर्वाइवल के लिए लाइफ में हर आदमी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से स्टार्ट करता है तो स्ट्रगल फेज तो बहुत ही रहा है क्योंकि उस टाइम में किसी चीज़ का फैमिली सपोर्ट नहीं था माँ तो बहुत प्यार करती थी तब भी आज भी करती हैं हालांकि डैड भी करते हैं लेकिन वो दिखाते कभी नहीं थे उनके गुस्सा आज भी है अंदर की इसने छोड़ दी ना उन्होंने एक लाइन मुझे बोला था कि ये तो तूने छोड़ दिया देखता हूँ अब ज़िंदगी में तू क्या करता है तो मैंने बोला अब जो भी करूँगा इससे बड़ा ही करूँगा पिताजी आप टेंशन न लीजिए और उस दिन एक दिन आऊँगा कि जिस दिन आपको फील होगा प्राउड फील होगा तो उसके लिए मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करता हूँ कि सही रास्ता दिखाए और उस रास्ते पे आगे बढ़ाए और अपना कर्म है करना वो कर रहे हैं डेली आप जब ये नेपाली एक्टर का भी एक सोच होता है कि वो लोग बॉलीवुड में जाए बॉलीवुड की कोई फिल्म करें आप नेपाली में आए नेपाली फिल्म करने के लिए क्या रीजन है देखिए क्या होता है अब इसका रीज़न तो एकदम सच्ची सच्ची बता रहा हूँ मैं कोई ये नहीं बनावटी बात नहीं अभी जब नए फेज में हम ट्राई करते हैं ना सीरियल में कर रहा था सीरियल में जैसे एक ही जैसा रोल मिल रहा था फिर वो क्या बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए भी वहाँ भी 1000 तरह के कंपटीशन है आपके अंदर कुछ भी हो वो एक साइड फेंक देते हैं जब तक आपका सोर्स लिंक जेक चेक नहीं होता है बड़ा आपका पहुँच ना हो वो सब चीज़ों के लिए तो हीरो बनना तो फिर बाद में जब आ गए इस लाइन में तो अब छोटा खेल क्या खेलना बड़ा ही खेल खेलेंगे ना तो इंडिया में जैसे बड़ी फिल्में करने के लिए बहुत बड़ा बजट चाहिए उस बड़े बजट के लिए बड़ा प्रोड्यूसर चाहिए बड़ा फाइनेंसर चाहिए तो वो तुम पे कोई रिस्क लेगा नहीं वो रिस्क नहीं लेने के लिए लोग उतना अपॉर्चुनिटी वैसे नहीं देते थे अब छोटा मोटा रोल खेलेगा तो मैंने तो बोला ये तो होगा नहीं मेरे से और मन में करने भी जाता था तो एक अंदर से वो चीज़ अंदर से नहीं निकलता था कि मैं ये करूँ
लेकिन जब मुझे यहाँ की अपॉर्चुनिटी मिली और मैं इसलिए मैंने भोजपुरी फिल्में स्टार्ट किया, क्योंकि अब बहुत बड़े साम्राज्य में जाके राजा बनने से अच्छा है अपने छोटे साम्राज्य के राजा बन जाओ। अब वहाँ पे जाके नौकर बन के तो नहीं जी सकते ना, तो इसलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे आया। भोजपुरी फिल्में कम बजट में बन जाती थी और जो मेरे थॉट थे उस थॉट को बड़ा करने के लिए मैंने यहाँ के फिल्मों को चुना। फिर मुझे मेरी शूटिंग के दौरान ही नेपाली फिल्म का ऑफ़र आया। ये नहीं था कि मतलब किसी पर्टिकुलर नेपाली फिल्म का इंडिया में ऑफर नहीं गया था। मैं जब शूटिंग कर रहा था यहीं बालाजू में, काठमांडू में, तो वहाँ पे हमारे फाइट डायरेक्टर श्री सर ने इंट्रोड्यूस कराया था बाबूदाई से। तो बाबूदाई ने मुझे फ़ोन किया था और दूसरे प्रोजेक्ट के लिए मुझे बोला, एक कहानी सुनाई थी कि वो कहानी करेंगे हम लोग साथ में। लेकिन फिर वो ये कहानी चेंज हो गई, प्रोड्यूसर मिले तो उनको एक्शन फिल्म दिमाग में आया, और एक्शन फिल्म के लिए तो मैं जीवन में कोई भी सब्जेक्ट हो मना कर ही नहीं सकता हूँ, वो तो अंदर ही आता है। तो वहाँ पे श्री सर ने बोला मैं करूँगा एक्शन, बाबू सर ने डायरेक्शन, तो मैं और एक्साइटेड हो गया। और एक्साइटेड सबसे ज़्यादा इसलिए भी हुआ कि क्या होता है किसी एक सोलो फिल्म में आपको एक्शन हीरो प्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ से आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो मेरे अंदर था, मेरा ड्रीम था वैसी फिल्में करना, वो मुझे करके हुआ। जैसे आपको लगता नहीं कि जिस नेपाल में अभी अभी प्रदीप, समीर, अनमोल, पॉल ये उदार रहे हैं, दर्शक थोड़ी सी बाइस हो जाएंगे, ऐसा डर लगता ही नहीं लगता है? अब क्या है, ज़िंदगी में जो हारने से डर गया वो जीत ही नहीं सकता कभी। तो हारने से डरना क्या है, ज़िंदगी में हार जीत तो चलती रहती है। क्या हार जाएंगे तो उठेंगे नहीं? डेफिनेटली उठेंगे। मैं बोलता हूँ आपके जीवन में 99% भी अगर हार है और 1% भी जीत का चांस है, तो आप डेफिनेटली उसके लिए प्रोसीड कीजिए, जाइए, आगे बढ़िए और फाइट कीजिए, क्योंकि वो 99 तो हर जगह हार है। ऐसा कौन सा फील्ड में, जिसमें बताइए जो ईजी वे में कुछ भी रखा हुआ, एक फील्ड बताइए, दुनिया का कोई फील्ड नहीं है। तो दुनिया में 1% भी चांस है तो उसके लिए प्रोसीड करना चाहिए, और हारने से तो कभी डरते ही नहीं हैं हम। हार जीत तो वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है, और इसको खेलना हमारा आर्ट ऑफ लाइफ है। ओके, यहाँ दिदीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु है। ए होइन, एकछिन ल, एकछिन उयो गर्छु ल।